हेलो फ्रेंड्स, इंडस क्लासेज में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए देखते हैं आज क्या कुछ खास रहने वाला है। तो हम लोग शुरू करते हैं एक महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ। तो हमारे आज की वीडियो का पहला प्रश्न है कि सूर्य के प्रकाश यानी सूर्य का जो प्रकाश है उसमें कितने रंग निहित है। निहित का मतलब होता है मौजूद है, यानी सूर्य के प्रकाश में कितने रंग मौजूद हैं। सूर्य के प्रकाश में कितने रंग निहित हैं यानी कितने रंग मौजूद है, यानी सूर्य का प्रकाश जो है कितने रंगों से बना है। तो हम लोग जानते हैं कि सूर्य के प्रकाश में कितने रंग हैं? 7 रंग हैं। कितने रंग हैं? 7 रंग हैं, या यूं कहें कि सूर्य का प्रकाश कुल 7 रंगों से बना है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा 7। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जा सकता है। अब ये 7 रंग हैं कौन कौन से रंग? तो देखिए, इसको इन 7 रंगों को याद करने का एक सिंपल फॉर्मूला है, बस आप इसको रट जाइए, आपको 7 रंग याद हो जाएगा। क्या है? एक शॉर्टकट ट्रिक, एक शॉर्टकट फॉर्मूला। तो देखिए, बैनी आह पी नाला, क्या कहेंगे? बैनी आह पी नाला, ठीक है, ये याद कर जाना है, बैनी आह पी नाला। इसी में 7 रंग छिपा हुआ। अब देखिए, बै से क्या होता है? बैगनी होता है। नी से क्या होता है? नीला होता है। आ से क्या होता है? आसमानी होता है। ह से क्या होता है? हरा होता है। पी से पीला, ना से नारंगी, ला से लाल। तो बैनी आह पी नाला, इसको रट जाना है। और सब काम क्या होता है? बै से बैगनी, नी से नीला, आ से आसमानी, ह से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी और ला से लाल। तो इन्हीं 7 रंगों से यानी बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला और नारंगी और लाल रंगों से, यानी इन 7 रंगों से क्या बना है? सूर्य का प्रकाश बना है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हुए इन 2 प्रश्नों को देखते हैं। ये दोनों प्रश्न जो हैं एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, यानी एक हेड है और एक टेल है। मतलब ये जो है ये लगभग सेम जो है, दोनों अपोजिट क्वेश्चन है। क्या है? अपोजिट क्वेश्चन। कैसे? देखिए, आप लोग गांव घर में, ठीक है, अपने आसपास देखते होंगे, ये जो है जानवर जो है, चाहे पक्षी हो या जानवर हो, वो 2 तरीके से बच्चों को जन्म देते हैं। एक होता है कि जो सीधे अपने जैसे बच्चों को जन्म देते हैं, जैसे गाय। गाय क्या करता है? क्या करती है? अपने जैसे बच्चे को डायरेक्ट जन्म देती है। लेकिन यदि हम मुर्गी की बात करें तो मुर्गी जो है अपने जैसे बच्चों को जन्म न देकर क्या देती है? अंडे देती है। फिर उस अंडे से क्या होता है? चूजे का निर्माण, चूजे क्या होते हैं? जन्म लेते हैं। तो देखिए, 2 हो गया। एक हो गया कि जो अपने जैसे बच्चे को जन्म रही है, और दूसरा है कि अपने जैसे बच्चे को ना जन्म दे करके अंडे के माध्यम से बच्चे को जन्म दे रही है। दोनों अलग अलग हो गया। तो वही यहां ये 2 प्रश्न है, ठीक है। तो देखिए, एक जो अपने जैसे बच्चे को जन्म दे रही है वैसे जानवर को क्या कहेंगे, और जो अंडे के माध्यम से बच्चे को जन्म दे रही है उसको क्या कहेंगे। तो याद रखना है कि किस प्रकार के जानवरों को अंडज कहा जाता है। देखिए, अंडज, अंडज का मतलब हुआ कि अंडे के माध्यम से जन्म देने वाले जानवर को, यानी वैसे चाहे पक्षी हो या जानवर जो भी हो, जो अंडे के माध्यम से बच्चों को जन्म देता है यानी जन्म देती है, तो वो कहलाते हैं अंडज। अंडज मतलब क्या हुआ? तो अंडा देने वाला। अंडज का मतलब क्या हुआ? अंडा देने वाला। और अंडा के माध्यम से बच्चे का क्या होगा? जन्म होगा। तो जो पक्षी हो या जानवर हो अंडा देता है वो अंडज कहलाता है। क्लियर है? तो अंडे देने वाले जानवरों को हम लोग अंडज कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडज। यानी किस प्रकार के जानवरों को अंडज कहा जाता है? तो अंडे देने वाले जानवरों को अंडज कहा जाता है। और हम लोग जानते हैं कि मुख्य रूप से पक्षी जो होते हैं वो अंडे देते हैं, ठीक है। अब सारे पक्षी ये जरूरी है कि सिर्फ अंडे ही देंगे। आपका चमगादड़ ही लीजिए, चमगादड़ अंडे नहीं देती है, वो क्या करती है? अपने जैसे बच्चे को जन्म देती है। तो क्या हुआ? मुख्य रूप से, सामान्य रूप से हम लोग देखते हैं कि अधिकतर पक्षी जो हैं वो अंडज होते हैं, यानी अधिकतर पक्षी क्या करते हैं? अंडे देते हैं, वो डायरेक्ट बच्चे को जन्म नहीं देते। क्लियर है? अब है, तो जब अंडे देने वाले को हम लोग अंडज कहेंगे, तो जो अपने जैसे बच्चे को जन्म देता है उसको कहते हैं जरायुज। तो यानी शिशु को जन्म देने वाले जानवरों को क्या कहा जाता है? तो जरायुज कहा जाता है। तो जरायुज का मतलब हुआ कि डायरेक्ट शिशु को जन्म देगा। अंडज देने, अंडज का मतलब हुआ कि जो अंडे देता हो। ठीक है? क्लियर है? समझ गए? आगे बढ़ते हैं।
हमारा अगला प्रश्न है कि कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है। मान लीजिए यदि कोई कुत्ता काट लिया, संक्रमित कुत्ता किसी को, तो ऐसी स्थिति में कौन सी बीमारी होती है। तो याद रखना है कि जब कोई कुत्ता किसी को काट लेता है, संक्रमित कुत्ता, तो वो जो होता है एक विषाणु ट्रांसफर कर देता है। क्या कर देता है? विषाणु ट्रांसफर कर देता है, जिससे रेबीज नामक बीमारी होती है। किससे? रेबीज नामक बीमारी। क्या होती है? रेबीज नामक बीमारी। तो कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? तो रेबीज नामक बीमारी होती है। और रेबीज जो है किसके कारण होता है? तो विषाणु के कारण। किसके कारण? विषाणु यानी वायरस के कारण। ठीक है। तो जब किसी व्यक्ति को कोई संक्रमित कुत्ता काट लेता है तो वो जो है मुख्य रूप से क्या कर देता है? विषाणु का ट्रांसफर कर देता है, जिससे रेबीज नामक बीमारी हो जाती है। यदि समय पर उसका इलाज नहीं किया जाए तो उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब है मशरूम, जो हम लोग बड़े चाव से खाते हैं, होटल में बहुत ही महंगा मिलता है। तो ये मशरूम जो है एक है, क्या है? कवक है यानी फंगस है, पौधा है यानी प्लांट है, विषाणु है यानी वायरस है, या फिर जीवाणु यानी बैक्टीरिया है। तो मशरूम क्या है? तो याद रखना है कि मशरूम जो है फंगस है यानी कवक है। क्या है? कवक है। मशरूम क्या है? एक फंगस है यानी कवक है। क्लियर है? समझ गए? आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि काली खांसी को डैश भी कहा जाता है। देखिए काली खांसी जो है आपका खांसी का एक प्रकार है। क्या है? खांसी का एक प्रकार है। तो काली खांसी को डैश भी कहा जाता है। तो काली खांसी को क्या कहा जाता है? कंठमाला, वेरियोला, रुबेला या फिर पर्टूसिस। तो याद रखना है कि काली खांसी को चिकित्सा की भाषा में, किसकी भाषा में? चिकित्सा की भाषा में हम लोग पर्टूसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्टूसिस। तो पर्टूसिस कहें या फिर काली खांसी कहें, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जा सकता है। तो काली खांसी को क्या कहा जाता है? पर्टूसिस। अब पर्टूसिस जो है यानी काली खांसी होता है किसके कारण? तो देखिए ये जो है काली खांसी बोर्डेटेला पर्टूसिस नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। काली खांसी जो है बोर्डेटेला पर्टूसिस बैक्टीरिया के कारण होता है, एक जीवाणु के कारण होता है। और वो जीवाणु का नाम क्या है? तो बोर्डेटेला पर्टूसिस बैक्टीरिया। इसके कारण आपका काली खांसी होता है। तो दो प्रश्नों को हम लोगों ने देखा। एक काली खांसी को हम लोग पर्टूसिस कहते हैं, और काली खांसी होती है किसके कारण? होता किसके कारण है? तो एक बैक्टीरिया के कारण, जिसका नाम है बोर्डेटेला पर्टूसिस बैक्टीरिया। और चिकित्सा की भाषा में हम लोग काली खांसी को पर्टूसिस कहते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। एक है कि मानव शरीर में जो सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है वो कौन सी है, और दूसरा प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। देखिए दोनों अलग अलग प्रश्न है। एक है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम पूछा जा रहा, और एक में है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। क्लियर है? तो याद रखना है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है वो कान में पाई जाती है, जिसका नाम है, क्या नाम है? कहां पाई जाती है? कान में पाई जाती है, और उस हड्डी का नाम है स्टेपीज। तो मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी है वो कान की हड्डी होती है, जिसका नाम है स्टेपीज। ठीक है? तो याद रखना स्टेपीज मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, जो कहां पाया जाता है? कान में पाया जाता है। और दूसरा जो है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, तो ये जांघ की हड्डी होती है। किसकी हड्डी? जांघ की हड्डी होती है, जिसको हम लोग कहते हैं फीमर। क्या कहते हैं? फीमर। तो फीमर जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है, जो कहां पाया जाता है? जांघ में पाया जाता है। यानी फीमर का मतलब होता है जांघ की हड्डी। क्या होता है? तो इसका मतलब होता है जांघ की हड्डी, जांघ की हड्डी। और इसका मतलब स्टेपीज का मतलब होता है सबसे छोटी हड्डी, कान की हड्डी। ठीक है? तो याद रखना है इन दोनों प्रश्नों को, चूंकि दोनों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है? समझ गए? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न है कि एग्राफिया, अंग्रेजी में भी इसको एग्राफिया ही कहा जाता है। एग्राफिया क्या होती है? तो देखिए एग्राफिया जो है
ये एक बीमारी का नाम है। क्या है? एक बीमारी का नाम है। एग्राफिया जो है एक बीमारी का नाम है। अब ये बीमारी है किससे संबंधित? तो देखिए, अब एक चीज समझिए, मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की लिखने की क्षमता जबरदस्त है। क्या है? ये एक नॉर्मल, मान लीजिए कि एक नॉर्मल इंसान की, या राम नाम का कोई आदमी है, जब वो नॉर्मल है तब उसके लिखने की क्षमता जबरदस्त है, ठीक है। लेकिन यदि उसमें क्या हो जाए, बीमारी हो जाए, यदि उसमें बीमारी हो जाए और लिखने की क्षमता प्रभावित हो जाए, मतलब वो जो उसकी जो लिखने की क्षमता थी, अब वो क्या हो जाए, धीरे धीरे वो कम हो जाए, उसमें हानि हो जाए, उसमें कमी आ जाए, तो इस बीमारी को ही हम लोग कहते हैं एग्राफिया। क्या कहते हैं? एग्राफिया जो है आपका क्या होता है, एक बीमारी होता है जो क्या करता है, लिखने की क्षमता में क्या करता है, कमी कर देता है। यानी जो पहले लिखने की क्षमता होती है वो अब पहले की तरह लिखने की क्षमता नहीं रह जाती, उसमें क्या हो जाती है, उसकी हानि हो जाती है, उसमें कमी आ जाती है। तो याद रखना कि एग्राफिया जो है आपका लिखने की क्षमता की हानि से संबंधित है, यानी लिखने की क्षमता क्या हो जाती है, उसकी कम हो जाती है, प्रभावित हो जाती है जब किसी व्यक्ति में एग्राफिया हो जाता है। तब समझ गए? तो एग्राफिया का मतलब हुआ लिखने की क्षमता की हानि, लिखने की क्षमता में कमी, हानि, गिरावट जो कह लें। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि इनमें से, यानी नीचे जो चार ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से किस जीव के दांत नहीं होते? यानी ये चार ऑप्शंस हैं, इसमें कौन सा ऐसा जीव है जिसके दांत नहीं होते? ठीक है, मतलब इनमें से कौन से जीव ऐसे हैं जिनके दांत नहीं, जिनके पास दांत नहीं होता है? घोड़ा के पास, तो हम लोग जानते हैं घोड़ा के पास दांत होता है। सुअर के पास भी दांत होता है, ठीक है। कुत्ते के पास भी दांत होता है। तो किसके पास नहीं होता है? तो कछुए के पास दांत नहीं होता है। मतलब कछुआ एक ऐसा जीव है जिसके पास दांत नहीं होता है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि जब इसके पास दांत नहीं होता तो फिर ये चबाता कैसे है? देखिए, इसके दांत की जगह जो है हड्डी का एक प्लेट होता है। दांत की जगह जो है क्या है, हड्डी का प्लेट होता है, जो क्या होता है, तेज होता है, तीखा होता है। उसी की सहायता से ये क्या करता है, कछुआ भोजन को चबा पाता है। समझ गए? तो कछुआ में जो है दांत नहीं होता है, दांत की जगह जो है क्या होता है, हड्डी का प्लेट होता है। प्लेट मतलब जैसे होता है दांत जैसे होता है, उसी तरह वो क्या होता है, हड्डी का प्लेट होता है। जब कछुआ किसी चीज को चबाता है तो उसी हड्डी के प्लेट से चबाता है, लेकिन इसके पास दांत नहीं होता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन एक कोशिकीय जीव है? हम लोग जानते हैं कि इस दुनिया में जितने भी प्राणी हैं सब कोशिका से बना हुआ है। सेल चैप्टर जब आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें अच्छी तरह समझेंगे, ठीक है। तो जितने भी प्राणी हैं वो सभी जो हैं क्या है, कोशिका से बने हुए हैं। कोशिका का आप लोग जब पढ़ेंगे उसमें देखेंगे कोशिका की तुलना किससे की गई है, ईंट से की गई है। जैसे बिल्डिंग का निर्माण, घर का निर्माण जो है किससे होता है, ईंट से होता है। जब हम घर शुरू करते हैं तो सबसे पहले एक ईंट लगाते हैं, फिर दो ईंट, 3, 4, 5, इसी तरह। उसी तरह है कि किसी भी सजीव प्राणी का शरीर जो है क्या हो, एक ईंट की तरह एक संरचना से बना होता है जिसको हम लोग कहते हैं कोशिका। ठीक है, तो अब देखिए, अब ईंट और कोशिका दोनों एक ही चीज हो गया। प्राणी के लिए हो गया कोशिका और बिल्डिंग के लिए हो गया ईंट। अब एक ईंट से भी क्या होता है, मान लीजिए एक घर बनता है, मान लेते हैं। उसी तरह एक कोशिका से भी क्या बनता है, एक जीव का निर्माण होता है। तो जिस जीव का निर्माण सिर्फ एक कोशिका से होता है, यानी एक ईंट से होगा, उसको कहेंगे एक कोशिकीय जीव। एक मतलब एक कोशिकीय मतलब कोशिका वाला जीव। और जिसका एक से अधिक कोशिका से निर्माण होगा, यानी एक से अधिक ईंट से होगा, उसको कहेंगे बहुकोशिकीय। बहु मतलब ढेर सारा, कोशिकीय मतलब कोशिका से, कोशिका वाला, कोशिका से बना हुआ। तो देखिए, निम्न में कौन एक कोशिकीय जीव है? मतलब कौन ऐसा जीव है जो सिर्फ एक कोशिका से बना है, मतलब एक ईंट से बना है? बिल्ली नहीं, बिल्ली में ढेर सारी कोशिकाएं होती है। बिल्ली में क्या होता है, आंख, नाक, मुंह, दांत सब होता है, सबके लिए अलग अलग कोशिका है। उसी तरह मानव, असंख्य कोशिका है मानव में, आंख, नाक, मुंह, दांत सब अलग अलग कोशिकाएं हैं, अलग अलग ईंटें हैं। घोड़ा में भी वही बात है, उसमें भी 4 पैर होते हैं, पैर के लिए अलग, आंख के लिए अलग, नाक के लिए अलग। तो क्या अमीबा? हाँ कहेंगे, अमीबा जो है सिर्फ एक कोशिका से बना हुआ है।
ये सारा काम उसी एक ही कोशिका से करता है। लेकिन हम लोगों के लिए हाथ का अलग काम, पैर का अलग काम, आंख का अलग काम, नाक का अलग काम, मतलब सभी जो है अलग अलग कोशिकाओं से बने हुए हैं। लेकिन अमीबा एक ऐसा जीव है जो सिर्फ एक कोशिका से बना है, यानी सारा काम उसका उसी कोशिका से होता है। यानी कहने का मतलब सिर्फ एक ईंट से बना है और सारा काम वही एक ईंट में ही कर लेता है। क्लियर है? तो अमीबा एक ऐसा जीव है जो एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिका से बना हुआ जीव है। क्लियर है? अब इसी को दूसरे तरीके से पूछ सकता है वो कि निम्न में कौन बहुकोशिकीय जीव नहीं है। मतलब ढेर सारे कोशिका वाला जीव नहीं, ऐसा कौन सा जीव है जिसमें ढेर सारा कोशिका नहीं पाया जाता, मतलब सिर्फ एक कोशिका पाया जाता है। यानी निम्न में कौन बहुकोशिकीय जीव नहीं है, मतलब बहुत सारे कोशिका वाला जीव नहीं है, मतलब सिर्फ एक कोशिका वाला जीव है। तो देखिए अमीबा जो है बहुकोशिकीय जीव नहीं है, ये क्या है आपका एक कोशिकीय जीव है। कोशिकीय जीव है यानी एक कोशिका वाला जीव है। मानव बहुकोशिकीय जीव है, बहुत सारा कोशिका है। घोड़ा बहुकोशिकीय जीव है, हाथी बहुकोशिकीय जीव है। हाथी में तो और भी बहुत सारा क्या होगा, कोशिका होगा, इससे भी बहुत सारा होगा, कितना कई गुना होगा। तो यानी कौन बहुकोशिकीय जीव नहीं है, तो अमीबा बहुकोशिकीय जीव नहीं है, तो क्या है एक कोशिकीय जीव है, जबकि ये सभी बहुकोशिकीय जीव है। आपसे पूछा गया बहुकोशिकीय जीव नहीं है तो इसका मतलब सिर्फ अमीबा होगा, क्योंकि ये सभी बहुकोशिकीय जीव है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आज के वीडियो के 3 लास्ट प्रश्नों को देखते हैं। तो देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि डैश यानी ये 4 ऑप्शन से इनमें से कौन सबसे छोटा यानी स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा जीवित पक्षी है। सबसे छोटा जीवित पक्षी, जब सबसे छोटा की बात करेंगे तो सबसे बड़ा की भी बात करेंगे, तो इसलिए हमने सबसे बड़ा अगले प्रश्न में रखा है। तो पहले प्रश्न में कि कौन सबसे छोटा जीवित पक्षी है और अगले प्रश्न में कौन सबसे बड़ा जीवित पक्षी है यानी पक्षी है। तो देखिए पहले में सबसे छोटा, यहाँ है सबसे छोटा जीवित पक्षी और यहाँ सबसे बड़ा जीवित पक्षी। तो याद रखना है कि सबसे छोटा जो पक्षी होता है, जीवित पक्षी सबसे छोटा, वो है हमारा हमिंग बर्ड। क्या है? हमिंग बर्ड। तो हमिंग बर्ड जो है सबसे छोटा पक्षी है। ठीक है? क्या है? सबसे छोटा पक्षी है। ये इतना छोटा होता है कि इसका वजन जो है ज्यादा से ज्यादा 24 ग्राम के बराबर होता है, ज्यादा से ज्यादा 24 ग्राम। ठीक है? समझ गए ना? थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन इसका ज्यादा से ज्यादा वजन कितना होता है? 24 ग्राम से 24 या 25 ग्राम के आसपास होता है। ये इतना छोटा होता है। आप समझ सकते हैं कि 24 या 25 ग्राम का वजन जो है वो कितना छोटा होता है। ठीक है? समझ गए ना? तो सबसे छोटा पक्षी जो होता है वो होता है हमिंग बर्ड। क्या होता है? हमिंग बर्ड। ये स्मॉलेस्ट बर्ड होता है। ठीक है? और सबसे बड़ा पक्षी जो होता है वो होता है शुतुरमुर्ग। क्या होता है? शुतुरमुर्ग। ये इतना वजन बड़ा होता है, इसका वजन इतना होता है लगभग 1.5 क्विंटल के आसपास इसका वजन हो सकता है। किसका वजन? शुतुरमुर्ग का वजन जो है लगभग 1.5 क्विंटल। 1.5 क्विंटल मतलब क्या हुआ? 150 केजी के आसपास इसका वजन हो सकता है। यानी ये बहुत बड़ा पक्षी होता है। यानी सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग, जिसका वजन लगभग 1.5 क्विंटल यानी 150 केजी के आसपास हो सकता है। और सबसे छोटा जीवित पक्षी जो है हमिंग बर्ड, जिसका वजन जो है लगभग 24 ग्राम के आसपास होता है। क्लियर है? समझ गए? दोनों क्लियर हो गया। आगे है हमारा कि विषाणुओं के अध्ययन को, अब हम मान लीजिए कि हम विषाणुओं का अध्ययन करना चाहते हैं, विषाणु यानी वायरस का अध्ययन करना चाहते हैं, तो ये विषाणुओं का अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है? ठीक है? यानी विषाणुओं के अध्ययन को हम लोग क्या कहेंगे? बायोलॉजी कहेंगे ना, पैथोलॉजी कहेंगे ना, पेडोलॉजी कहेंगे ना, क्या कहेंगे? वायरोलॉजी। वायरोलॉजी क्या कहेंगे इसको? वायरोलॉजी। तो वायरोलॉजी का मतलब होता है विषाणुओं का अध्ययन। तो वायरोलॉजी का मतलब क्या होता है? विषाणुओं का अध्ययन, यानी विषाणुओं के अध्ययन को हम लोग क्या कहेंगे? वायरोलॉजी कहेंगे। तो आज का वीडियो हमारा कैसा लगा आप लोगों को? प्लीज कमेंट करें, शेयर करें और लाइक करें। ठीक है? धन्यवाद।